Kargil Vijay Divas, Ambika Group of Educational Institutions of Puttur, which is marching ahead with patriotism as its lifeblood, is overwhelmed to honor and felicitate you. The nation is proud of you, sir. माननीय कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी, आप हम सभी के लिए हीरो हैं। देश की विकास और अखंडता की रक्षा के लिए आपके द्वारा किए गए प्रचंड साहसिक कार्य को देश कभी नहीं भूलेगा। हमारी खुशी का कारण आप हैं। अंबिका परिवार आपकी अमूल्य निस्वार्थ सेवा का सम्मान करता है। मैं आपसे विनम्र विज्ञापन करता हूं कि आप हमें अपने प्रेरणादायी जीवनानुभव से प्रेरित करें। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी। जय हिंद। ये आवाज नहीं, क्योंकि ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की आवाज हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारत माँ ने बेटे और बेटियां पैदा नहीं किया, भारत माँ ने तो शिंगने और शेर पैदा किए हैं। तो मैंगलोर तक आवाज पहुंचनी चाहिए ना कि कुछ हो रहा है, हैं? जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंबिका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो पूरा परिवार, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और नमन और वंदन करता हूं जो मंचासीन हमारे गणमान्य अतिथिगण, जिनमें कैप्टन नवीन नगप्पा सर जो सेना मेडल्स, मैं इन सबको हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और बच्चों, आपसे एक चीज मांगता हूं कि आज हम 25 साल कारगिल जीत की, स्वर्णिम जीत के 25वीं साल यानी सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं। और जो आप लोगों के आगे बैठे हुए ये भूतपूर्व सैनिक हैं, उन सैनिकों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए दोनों हाथ उठा करके 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जय हिंद। ये मेरे भूतपूर्व सैनिक अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और ये आप लोगों के सम्मान में ये भारत का युवा दोनों तालियां, दोनों हाथ उठा करके आपको तालियों से अभिनंदन कर रहा है, ये वंदन कर रहा है। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने वो खूबसूरत पल अपने इस राष्ट्र के लिए और हम सब के लिए कुर्बान किए हैं। ये उन सैनिकों की दास्तान है, ये उन सैनिकों का इतिहास है जो लौट करके वापस नहीं आए हैं। अभी तालियां कमजोर हो गई हैं। थैंक यू सो मच। अभी आपने एक वीर योद्धा सैनिक की शौर्य गाथा को सुना तो कैसा लगा? ऐसा लग रहा कि मैं भी जाकर के फौज में भर्ती हो जाऊं, लेकिन ये थोड़ी देर तक रहेगा। जब यहां से वापस जाओगे तो ये जोश खत्म हो जाएगा। इस जोश को परमानेंट रखना है, रखना है। तो अभी एक, क्योंकि साइंस जो पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे कि एनर्जी पूरी ब्रह्मांड को एनर्जी चलाती है और हर एक मनुष्य के अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी ऊपर से नीचे तक फ्लो करती है। हम इस एनर्जी को अगर नीचे से ऊपर फ्लो करेंगे तो ये परमानेंट कायम हो जाएगी। एनर्जी को देखा है आपने? नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा है ना? दिखाऊं एनर्जी? हाँ, देखना है। तो जिस तरह से अभी तालियां बजा रहे थे, 2 मिनट तक तालियां जरा बजाइए, बड़ी शिद्दत के साथ।
ओके, अभी जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना। आपको अभी एनर्जी दिखाता हूं। ऐसे दबाना है इसको 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम दूसरे हाथ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा से तालियां। ओके, ऐसा कभी किया पहले? नहीं किया ना? ये पहली बार कौन आ गया है? ओके, अभी ऐसे घुमाइए। एंटी क्लॉक। अभी हाथ ऐसे लेके जाइए वापस। कुछ फील हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फील हो रहा है? दिस इज एनर्जी। इस एनर्जी को आप अपने यहां लेकर आ सकते हो, जहां मर्जी वहां पर लेके जा सकते हो। आप इस एनर्जी को फील कर सकते हो, और ये एनर्जी ही एक इंसान की जिंदगी में वो सकारात्मक भाव, वो शक्ति पैदा करती है जो कठिनाई से कठिनाई, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए इंसान को सशक्त और समृद्ध बनाती है। ये 19 साल का लड़का उस समय जब चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी, 2 साल की सर्विस, 19 साल की अवस्था, ये पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहां जाना है। लेकिन अगर ये एनर्जी होश में होती है, काम करती है, होश, हम अपने काम को करते हुए जब होश खो देते हैं, होश, वो चेतना, वो आपका डेडिकेशन, वो आपकी एकाग्रता अगर वहां काम पर रहती है, तो जो आप शक्ति का एहसास अभी किया है, ऐसी शक्ति आपके शरीर में हमेशा फ्लो रहती है। और ये सब क्यों होता है? कैसे होता है? कि जब हमारे जीवन का मकसद कुछ हो, जो अभी आप, मेरा भारत की युवा शक्ति बैठी है, जीवन का पर्पज अगर आपको नहीं मालूम है, अपने जीवन का पर्पज आपको नहीं है, तो पर्पज नहीं है तो पैशन नहीं है, और पैशन नहीं है तो परफॉर्मेंस भी नहीं है। अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो आपके अंदर पॉजिटिविटी भी नहीं है। 6 क्लास में मात्र 10 साल की अवस्था में जीवन का पर्पज मिल गया था कि फौज में जाना है। लेकिन फौज में जाना है तो क्यों जाना है उसका भी पता था कि युद्ध लड़ना है। 10 साल की अवस्था के बच्चे को युद्ध की ABCD नहीं मालूम होती, लेकिन एक जुनून था, सपना था। उस सपने को आंखों से देखा नहीं, हृदय से जिया था। आप जैसे भारत का युवा सपनों को, अपने कैरियर के सपनों को देखता है, आंखों से देखा हुआ सपना बहुत कम सफल हो पाता है, साकार हो पाता है। लेकिन जब हम हृदय से किसी सपने को जीते हैं, तो वो हृदय तो आत्मा, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु का अंश है। अगर परमात्मा हमारे सपनों में शामिल हो गया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि जो हमारे सपनों को साकार होने से रोक सके। उस सपने को जीता रहा, बढ़ता रहा, और 11th पास किया था।
12th में आया ही था, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था, और फौज में भर्ती होकर के चला गया। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे हृदय के अंदर भाव जागृत होते हैं। जैसे अभी नवीन सर ने जैसे अभी आपको जो अपनी स्टोरी, शौर्य गाथा बताई, तो उससे आपके अंदर एक भाव जागृत हुआ कि मुझे भी कुछ करना है। मैंने भी वैसे ही सैनिकों की कहानी को पढ़ा कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटेंट टैंकों को ध्वस्त कर देता है और नौवे पे निशाना लगाते लगाते माँ भारती की गोद में सो जाता है। और बच्चों, आपका भी कोई ना कोई जीवन का आदर्श होगा, कोई रोल मॉडल आपने चुना होगा। जो हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर जिस तरह के रॉयल मॉडल की छवि होगी, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो होगा। क्योंकि ये परमात्मा ने ऐसा तंत्र, ऐसा यंत्र दिया है जहां पर पूरा एक अमृत का सागर भरा हुआ है। जिस तरह की छवि यहां पर होगी, हमारी बॉडी में एनर्जी वैसी होगी और बॉडी का बिहेवियर उसी तरह का होता हुआ चला जाएगा। मेरे जीवन का आदर्श था वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पूरी पाकिस्तान की स्क्वाड्रन को ध्वस्त कर देता है, और फिर वो भी मां भारती की गोद में सो जाता है। लेकिन भारतवासियों को गर्व तब हुआ जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आकर के उसकी मां के चरणों को छू करके कहता है, मां, तूने बेटा नहीं बल्कि एक शेर को पैदा किया था। जानते हैं उसका नाम? नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमें फिल्मी हीरो हमारे रॉयल मॉडल हैं। हम सारे फिल्मी हीरो के नाम जानते होंगे, हीरोइंस के नाम जानते होंगे, हम क्रिकेटर्स के नाम जानते होंगे, लेकिन देश के ऐसे सैनिकों का नाम नहीं जानते होंगे जिनकी बदौलत आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं और अपने कैरियर के लिए आराम से सोच पाते हैं। शायद उनके नाम नहीं जानते हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि उनका हमारे जीवन में कोई महत्व तो नहीं है, उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन आप जो काम कर रहे हो ना, उन सैनिकों की बदौलत ही कर पा रहे हो। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, वो उस योद्धा था, वो मेरे जीवन का आदर्श था। उस आदर्श को चुन करके, उस आदर्श को जी करके फौज में गया। 1 साल की ट्रेनिंग, फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। जिस तरह से अभी नवीन सर ने बताया कि किस तरह से बारूद से वहां पर फटता था, चारों तरफ शरीर के टुकड़े ही टुकड़े पड़े होते थे, अंग भंग कट जाते थे, चारों तरफ लहू ही लहू था। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का सैनिक तनिक भी घबराया नहीं था। कारण वो ट्रेनिंग थी, जो ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है, और आग जलाती नहीं है, आग तो पिघलाती भी है। जैसे लोहा आग में पिघल करके एक नई आकृति को बन जाती है, वैसे ही ये फौज की ट्रेनिंग एक सिविलियंस के भाव और भावनाओं को बदल करके फौजी के रूप में तब्दील करती है। क्योंकि फौजी तो इस राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है, और जब वो अपने बदन पर वर्दी पहनता है तो कोई वर्दी वो मामूली कपड़ा नहीं है, वो वर्दी लाखों सैनिकों का खून से संचित पावन और पुनीत वो वर्दी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। हमारे तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिसके लिए वो सैनिक पल भर के अंदर अपने आप को हमारे लिए और इस राष्ट्र के लिए कुर्बान कर देता है। ऐसी वो वर्दी होती है। उस वर्दी को पहन करके पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है मैं गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था, क्योंकि उस धरती पर कुछ दिन के बाद एक युद्ध होने वाला था।
लेकिन हम इन आंखों से उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है। हमारा परमात्मा हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के पूरे जीवन के पथ को देख सकता है, क्योंकि उस धरती पर बड़ा युद्ध होने वाला है, तो छोटे युद्धों में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, तो ताकि छोटे युद्धों में हिस्सा लेकर के बड़े युद्ध के लिए तैयार हो सके। और कश्मीर वैली के अंदर उस धरती पर 1990 से आज तक हिंदुस्तान की सेना उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती हुई चली आ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बना। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं कि जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज क्या है? वो नहीं मालूम? आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज समय। समय जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज है। आज के ये पल, कल पूरी दुनिया की दौलत को किसी के कदमों में डालोगे तो आज के इन पलों को खरीद नहीं पाओगे, और ना ही कोई इस दुनिया में इतना बड़ा धावक कि आज के इन पलों को कल दौड़ करके पकड़ लेगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको हर समय कहते होंगे कि समय का पालन करो, कुछ कर लो, ये समय गुजर गया तो फिर वापस नहीं आएगा। वो सही कहते हैं बेटा, सही कहते हैं। समय अपनी गति से चलता है, और जो इंसान इस समय की गति के अनुसार कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चला, तो ये समय उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और इसकी बहुत बड़ी विशेषता भी है कि अगर आप वहां पर रुक गए तो आपकी बाजू पकड़ करके साथ में चलने वाला नहीं है, आपको वहीं पर खड़ा हुआ छोड़ करके चला जाएगा। ये समय की महत्वता है। समय व्यतीत होने लगा। वर्ष 1998 आया जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको एहसास हो गया था, आभास हो गया था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और ये सच है, जहां शांति होती है वही उन्नति और विकास होता है। राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए राष्ट्र में शांति चाहिए, और घर की उन्नति और प्रगति के लिए भी घर में शांति चाहिए। और यहां तक कि एक इंसान की उन्नति और प्रगति के लिए भी उसके मन और मस्तिष्क के अंदर शांति चाहिए। अगर विचारों का युद्ध चलता रहा तो वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस शांति को कायम रखने के लिए लाहौर बस यात्रा, समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ, वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़ें, दोनों मुल्कों के इंसानों के जीवन का जीवनार्थ, कोई कल्याणार्थ कार्य किए जा सके, वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक, ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। यहां का कितना मिनिमम टेम्परेचर जाता है? 22। और अगर 10 डिग्री चला गया तो आप बिस्तरों से नहीं निकलेंगे। -60, कल्पना कीजिए, जहां ये हड्डियां नहीं, खून भी जम जाता है। वहां पर आज भी आपके प्रदेश के, देश के बेटे और बेटियां उसी -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ताकि इस देश का युवा पढ़ लिख करके अपने कैरियर को बनाए और इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से सशक्त और समृद्ध बना सके। उसी -60 डिग्री टेम्परेचर, मई और जून का महीना, जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां का 25 साल पहले रात का टेम्परेचर -20 था। दुश्मन 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बहुत
मजबूती के साथ बैठा था। लेकिन ये हिंदुस्तान के जवान, ये हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए उन पहाड़ों के शिखरों पर बढ़ते गए, एक के बाद एक अपनी शहादत को देते हुए चले गए। और इस शहादतों के बाद हर पहाड़ी के ऊपर हिंदुस्तान की फौज ने अपने लहू से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा था। मुझे वो पल आज भी याद है, जब अभी नवीन सर की यूनिट नहीं आई थी, उससे पहले 22 दिन उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ा था। और 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया था। मैं बच्चों आपको एक चीज बताना चाहता हूं, व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। आप बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हो कि ये बड़े शक्तिशाली व्यक्ति आपके सामने आए हैं। हम कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, आप लोगों की तरह मां के गर्भ से पैदा हुए आम बच्चे, आप नागरिक हैं। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना, 15 में से 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। और उस टीम को टाइगर हिल पर सबसे पहले हमला करना था। 21 जवानों की वो टीम, हाइट ज्यादा होने की वजह से दुश्मन दूर तक देख सकता था, दूर तक देख सकता था तो दूर तक मार भी सकता था। और बहुत सारे लोगों की मानसिकता बन भी गई है, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए ही है। लेकिन उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। रात का सहारा लिया, रात भर पहाड़ी पर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। 2 रात और 1 दिन। और उस माहौल के अंदर जितनी देर अभी आपसे वार्तालाप करते हो गया ना, इतनी देर अगर कमरों से बाहर खड़े हो जाएं तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। टपकते हुए चेहरों से जो खून, दुश्मन की भारी गोलाबारी, इन सब की परवाह न करते हुए हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया और 21 में से हम केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के बंकर, 7 जवानों ने पलक झपकते आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। वहां से देखा टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रही थी। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी 150, उनकी स्ट्रेंथ 150 की और हम केवल 7। लेकिन बिना डरे, साहस के साथ, धैर्य के साथ लगातार लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को
संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं है। और फौज में एक ही शब्द होता है, एडवांस, विड्रॉल नहीं होता। इतने तो समझदार थे, आप भी समझदार हैं कि जो धरती पर पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना है उसने, लेकिन कायर और बुजदिलों की तरह नहीं। मरना भी है तो सिंघनी और शेर की तरह। तो हमने सोचा मरना है तो लड़ करके मरेंगे, मार करके मरेंगे। 5 घंटे तक हमारा उनका फायरिंग चलता रहा। दोस्तों, जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता है। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाया। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। और उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर आर्टिलरी का गोला गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ खून ही खून था। एक और साथी आगे बढ़ता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथियों ने अपने राष्ट्र की अस्मिता, एकता, अखंडता और आज़ादी को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो पाकिस्तानी एक कमांडर, उसने बोला कि देखो इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी। तो उसने जब सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से पड़ा था। यहाँ पे गोलियां लगी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। फिर पैर में गोली मारता है तो यहाँ से देखता हूँ कि धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें, पत्थर, गालियां, ये सब कुछ तांडव बहुत देर तक चलता रहा। सब कुछ देखता भी रहा, सहता भी रहा। कुछ देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला, इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जब हमले वाली बात सुनी तब लगा कि आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और बच्चों, ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं तो वो परमात्मा की शक्ति हमारे सामने आकर के साक्षात खड़ी हो जाती है। वो दोबारा से गोलियां मारते हुए आए, फिर भी उसने मेरे बाजू में गोली मारी, पैर में गोली मारी। 2 कदम चला, मैं देख रहा था कि रुक गया है। मुझे भी लगा कि शायद इसको पता चल गया कि मैं जिंदा हूं। वो तुरंत मुड़ा, मुड़ते ही उसने ऐसे राइफल करी। तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था।
क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पत्थरों पे चलते चलते। उसमें पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद मां भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और गोली के फोर्स से, पावर से मुझे भी लगा कि मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के जब हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। तो मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपने हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर ऐसे हमला किया तो कोट के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। तो कोट का हुड लगा हुआ था, हुड से जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। उसका यहां से पूरा सर उड़ा, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से ऐसे राइफल को उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया। 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया, उनको लगा कि नीचे से भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। वो वहां से भाग खड़े हुए। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था। इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं हुआ। अपनी शक्ति को, अपनी साहस को, अपनी एनर्जी को बटोर करके रखा। खिसटता, रेंगता, फायर करता हुआ 4-5 मीटर तक आगे गया। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनकी वेपन के डिप्लॉयमेंट है, और वो सब कुछ छोड़ करके उस समय भागते चले जा रहे थे। थोड़ी देर तक, बहुत देर तक वहां पर पड़ा हुआ सब कुछ देखता रहा। फिर मन मस्तिष्क के अंदर फिर पागलपन छाया कि मुझे नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर धीरे धीरे खिसटता, रेंगता हूं, अपने उन साथियों तक आया। तो फिर लगा कि देख इनमें से कोई जिंदा होगा। तो किसी का ये सर निकला हुआ पूरा बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया, सोचता रहा। फिर एक उस परमात्मा से बस एक ही अरदास करता रहा कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। बस यही सोचता सोचता, रोता रोता। जब हम रोते भी हैं तो रोना कोई कायरता नहीं है, रोना भी एक थेरेपी है। जैसे हंसना थेरेपी है, वैसे रोना भी एक थेरेपी है। और जब हम रोते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और हम हैं क्या? हम ये शरीर या बॉडी नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है। ये शरीर इस आत्मा को कुछ दिन के लिए दिया गया इस धरती पर काम करने के लिए। और जब हम अपने आप से कनेक्ट, अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। शायद मैं रोते रोते अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हुआ। और तुरंत आवाज है, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करते नीचे आया। फिर अपने टीम के सदस्यों को ऊपर की घटना का पूरा घटनाक्रम बताया, पूरी इंफॉर्मेशन दिया। दिन के 1:30 से 2 बज रहा था। कमांडिंग ऑफिसर के पास सूचना पहुंची। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि इन लड़कों को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाइए। पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअल्टी को लेकर के। जवान मुझे कंधे पे डाल करके कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचे तो शाम हो गई थी। इतना अंधेरा हो गया था कि दिखाई देना मुझे भी बंद हो गया था, कि लहू बह गया था बहुत ज्यादा। उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? साहब आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर,
मैं जय हिंद साहब बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। अभी जबान ऐंठने लगी थी पानी की, बारूद की वजह से। मैं बोला साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला पानी नहीं मिलेगा। शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। बोले बेटा कुछ बताएगा? मैं कहा हाँ सब बताऊंगा। जवान की रिक्वायरमेंट क्या? जवान की रिक्वायरमेंट अम्निशन और फील्ड पट्टी की है, क्योंकि जो बटालियन कमांडर होता है वो पिता समान होता है, और माता पिता बच्चे से पहले खाने की पूछता है कि खाने के लिए ठीक ठाक मिलता है कि नहीं, तूने खाना खाया है कि नहीं। तो उन्होंने भी तुरंत एकदम से सवाल किया, बेटा खाने के लिए पर्याप्त मिलता है? सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर, ये पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट, सिर्फ आधा बिस्किट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख ही नहीं लगती है। ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम इंफॉर्मेशन को बताते बताते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीजफायर हो गया था, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों ये आप बड़े भाग्यशाली हैं कि वर्ष 2024 उस कारगिल युद्ध का सिल्वर जुबली वर्ष है, जिसको आप साक्षात देख पा रहे हैं। उन शहीद परिवारों को आप वंदन और नमन कर पा रहे हो। इस कारगिल युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के, मां भारती के 527 बेटों ने अपने लहू की हर बूंद को, जीवन की हर सांस को कुर्बान होने से पहले पाकिस्तान के 6500 सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। और एक नया स्वर्णिम अध्याय इस हिंदुस्तान के अध्याय में लिख दिया है। 16 महीने हॉस्पिटल रहा और फिर उसके बाद भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया और आज आप लोगों के बीच हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में आप जैसे युवाओं के साथ वार्तालाप और संवाद करने का मेरा जीवन का मिशन है और इसी मिशन पर मैं निकला हुआ हूं। मैं पुनः अंबिका एजुकेशन जो फाउंडेशन है, उनके चेयरमैन, उनकी पूरी टीम और यहाँ आए हुए हमारे तमाम भूतपूर्व सैनिक, टीचर्स, आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें आपने इस धरती पर इतना सम्मान और मान दिया। आपसे बस 2 लाइन कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आपसे एक पहले सवाल पूछता हूँ। ये आपने अपने टीचर से, माँ बाप से सुना होगा कि सांस ही जीवन है, जीवन ही सांस है। सुना है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं हम? हाँ बच्चों, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ये भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया है क्वेश्चन। सबको 72 याद है। 72 हार्ट बीट है हमारी। हम 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेते हैं, तब हमारी औसतन आयु 65 से 70 वर्ष है। और इस धरती पर ऐसा भी प्राणी है जिसकी 300 साल आयु है। जानते हैं? नहीं जानते। कछुआ 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है। अगर हमें सांस लेना ही नहीं आता तो हमें जीवन जीना कैसे आएगा? ये जो भारत का भविष्य बैठा है, भारत युवाओं का राष्ट्र है, सच में राष्ट्र है। 65% युवा है, लेकिन इस 65 में से 80% को यह पता नहीं है कि सूरज कितने बजे निकलता है। मालूम है? नहीं मालूम, क्योंकि 1:30 से 2 बजे तक मोबाइल में जो दिन भर रील बनाते हैं उनके लाइक चेक करते हैं।
और कुछ पढ़ने में 2:30 से 3 बजाते हैं। जब 2:30-3 बजे तक तुम सोओगे नहीं तो तुम सुबह उठोगे कैसे? उठोगे नहीं तो जीवन में सकारात्मकता कैसे आएगी? पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जब पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो जीवन में आपको कोई पर्पज भी नहीं मिलेगा। पर्पज नहीं मिलेगा तो पैशन भी नहीं होगा। बस एक जिंदगी भेड़ चाल की तरह करना है। फिर लास्ट में जब हताश और निराश होने लगते हैं तो फिर कहते हो कि जीवन बड़ा तुच्छ है। बच्चों, जीवन तुच्छ नहीं है, जीवन बड़ा अमूल्य है, मूल्यवान है। ये युवा साथी एक प्रॉमिस कर रहे हो आज मेरे से? एक प्रॉमिस कर रहे हो आप? किस चीज का? हाँ बोलने में बहुत है, टीचर ने हाँ बोला है। लाइफ स्टाइल चेंज करने का, कि हमें 10 से 11 के बीच में सोना है और सुबह 4:30 से 5 के बीच में उठना है। प्रॉमिस कर रहे हैं आप? प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं? यस या नो? अपने प्रॉमिस पे कायम रखना, क्योंकि फौजी भी राष्ट्र से प्रॉमिस करता है कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मेरा राष्ट्र जरूर रहेगा। तो अगर आपने ये 90 दिन कर लिया, 90 दिन, आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े चमत्कार हो जाएंगे, बहुत बड़े चमत्कार। इसलिए आपने जीवन की शैली को बदली कीजिए और अपने जीवन को नई तरीके से कीजिए। सुबह 4:30-5 बजे उठ करके थोड़ा सा योग, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जितनी गहरी सांसें आपकी आती जाएंगी उतना मन और मस्तिष्क के अंदर स्थिरता आएगी, स्थिरता और एकाग्रता आएगी। उतना ही आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने प्रॉमिस किया है और इस प्रॉमिस को मैं लेकर के जा रहा हूं। तो आपसे लास्ट में फिर 2 लाइन कहकर के वाणी को विराम देता हूं कि ये सांसों के तराने, ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ತಂದಂತಹ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹುಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಂಬಿಕಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಟ್ಟೋಜ ಅವರು ಸೇನೆಯ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನ ಆದರದ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುವರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹುಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಾಗಪ್ಪ.